लास्ट में मैंने आपको मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड बताया था, याद है? चार्ज पार्टिकल की, हाँ, पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पार्ट 2 मैंने क्या करा था? गोल मैंने गोल गोल बताया था कि वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी वगैरह है? क्या क्या बताया था? कम पूरे सर्कल का बता दिया, डेरिवेशन पूरी करा दी थी। टाइम टाइम फ्रीक्वेंसी। देखिए आज क्लास नंबर 3 है, ठीक है? हाँ, इसी की 3 क्लास हुई। हाँ, पार्ट 3, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। चार्ज देख, कोई बाहर खड़ा हुआ प्रशांत, एक बार देखिए यार, निकले। चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड और पार्ट 3। ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट 3। ठीक है, ठीक है। अब देखिए भैया, सबसे ज्यादा एग्जाम में यही आता है। ठीक है, आगे भाई मोक्ष यार, इतनी जगह बची है, यही आ जा बैठे भाई, कहीं बैठे। टाइम निकलवाते हो यार तुम तो खाम खाई। देखिए, पहले केस में मैंने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, पहले केस में चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर मूव कर रहा था, है ना? तो हमने देखा था कि उस केस में चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो उसको बार बार सेंटर की तरफ खींच रहा था, और उसका पाथ कैसा कर देता था? सर्कुलर। मैंने वहां पर टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी सब निकाला था, और मैंने आपको यह भी बताया था कि ये सारी चीजें किस तरीके से बढ़ती है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी मैंने आपको कि साइकिल का साइज कुछ भी हो, अगर चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो भैया उस चार्ज को एक साइकिल कंप्लीट करने में सेम ही टाइम लगेगा, चाहे साइकिल का साइज छोटा हो चाहे साइकिल का साइज बड़ा हो। अगर छोटे वाले को करने में 1 सेकंड लग रहा है तो बड़ी वाली साइकिल को भी कवर करने में क्या होगा? 1 ही सेकंड लगेगा, 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लग सकता। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि टाइम, नंबर ऑफ साइकिल 1 सेकंड में सेम हो रहे तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। फिर मैं आगे बढ़ा था, मैंने उसमें आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी जितनी बड़ी रेडियस होगी ऑर्बिट की उतनी ही ज्यादा उस ऑर्बिट में मूविंग चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों ऐसा? बता भाई, छुट्टी करके बैठा था ना 3 क्लास में, बता। क्योंकि जितनी बड़ी रेडियस होगी उतना बड़ा ऑर्बिट होगा, उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, और जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उस ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इतनी। मैंने क्या बोला? ये क्या बोला? रिपीट कर। कितनी ज्यादा होगी ये बोला मैंने। तेरा हिसाब किताब खराब करना पड़ेगा, ध्यान रखियो। ठीक है, समझ गए? तो भैया मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आज फिर मैंने दूसरे केस में बताया था कि अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंट्री मार रहा है, क्या कर रहा है? तो आपने देखा था भैया उसका पाथ कैसा था? सेमी सर्कुलर। क्या था? याद है, याद है? और उसमें मैंने कहा था सब कुछ सेम रहेगा, बस टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट क्लास में कराया। आज जो कराने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक, इस केस का नाम है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 90 डिग्री नहीं किसी और एंगल से एंट्री मारता है। तो आपको याद होगा कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड का, ध्यान दीजिए भैया, पहले केस में चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड 3, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे क्या थे? परपेंडिकुलर थे। क्या थे? और पाथ कैसा होता था? सर्कुलर। क्या था? यानी अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो चार्ज पार्टिकल कैसे घूमेगा? सर्कुलर, परफेक्टली सर्कुलर या प्योरली सर्कुलर मोशन करेगा। यदि आप सोचो कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ना जाकर के किसी और एंगल से एंट्री मारता है तो उस केस में वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक होगा u cos थीटा, सॉरी v cos थीटा, और दूसरा होगा v, अच्छा v sin थीटा क्या है?
वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब आपने अभी देखा कि जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता था वो चार्ज पार्टिकल को कैसे करता था, गोल घुमा देता था। लेकिन यहां पर उस कंपोनेंट के अलावा एक और कंपोनेंट है, यू कॉस वी कॉस थीटा। उसका काम नहीं है क्या? हाँ, उसका भी काम है। और वो क्या करेगा, सीधा ले जाएगा। चार्ज पार्टिकल घूमेगा भी गोल गोल और आगे भी बढ़ेगा। जब ऐसा होता है कि सर्कुलर मोशन भी हो और लीनियर मोशन भी हो, तो वहां पर आता है आपका हेलिकल मोशन। क्या आता है, हेलिक्स। स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर को हम हेलिक्स कहते हैं। अब आपको आता हूं मैं उसी मुद्दे पे। केस नंबर 3 है आपका, केस नंबर 3। व्हेन चार्ज पार्टिकल enters in magnetic field by angle theta, और theta is not equals to 90 degree, theta is not equals to 0 degree, theta is not equals to 180 डिग्री। इनमें से कोई सा थीटा नहीं होना चाहिए, ना ही 90 डिग्री होना चाहिए, ना ही 0 डिग्री होना चाहिए, ना ही 180 डिग्री होना चाहिए। बोले मत प्लीज। ठीक है, इनके अलावा कोई भी थीटा हो। चलो भैया देखते हैं क्या होगा। ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड बी, बी ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से चल रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v से। और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसने एंगल कितना बना रखा है, थीटा। चलो इस v को रिजोल्व करते, इधर क्या आएगा, v cos थीटा, और इधर क्या आएगा, v sin थीटा। आपको पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड के, जो वेलोसिटी कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, वो चार्ज पार्टिकल को गोल गोल घुमा देगा, सर्कुलर मोशन। इट प्रोवाइड क्या, सर्कुलर मोशन स्लैश पाथ। ये क्या प्रोवाइड करेगा, सर्कुलर मोशन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर है। हेलो, आजा, स्टार्ट नहीं हुई, जल्दी आजा। चौधरी, कौन चौधरी, वही होगा ना वाला चौधरी, फिर कोई, अच्छा दूसरा होगा। चलो छोड़ो। एक ये हो गया जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था, और ये क्या प्रोवाइड करेगा, सर्कुलर पाथ। बता दिया था मैंने आपको। अच्छा, ये क्या, ये भी तो है भैया, ये वेलोसिटी वाला, ये रुका रहेगा क्या, इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल नहीं चलेगा। तो इट प्रोवाइड प्रोवाइड क्या, लीनियर पाथ। इट प्रोवाइड लीनियर पाथ। ठीक है। तो भैया अब आप देखोगे डायग्राम में, ठीक है, कि इस ये वेलोसिटी, ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है, इसकी वजह से, ध्यान दीजिए भैया, इसकी वजह से ऐसे घूमेगा, और इसकी वजह से आगे बढ़ जाएगा, मतलब आगे बढ़ जाएगा, अपनी जगह पे नहीं रहेगा, इस तरीके से। ये ये अरे यार, फिर कुछ ज्यादा ही हो गई। देखिए दोबारा मैं बोल रहा हूं, इस कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। अरे भाई इसे बोल दे यार, कौन है, अब मत करियो, और फोन दे दियो मुझे, कहता मत कर कॉल। ठीक है, यू साइन थीटा, सॉरी वी साइन थीटा इस चार्ज को सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा, और वी कॉस थीटा इसको लीनियर मोशन प्रोवाइड करेगा। तो आप देखोगे इसका जो पाथ होगा चार्ज पार्टिकल कुछ तरीके से होगा। हम्म, इस तरीके से। इसे कहते हैं हेलिकल पाथ। इसे क्या कहते हैं, हेलिकल पाथ। यहां पर लीनियर मोशन भी हो रही है, आगे बढ़ रहा है, और साथ साथ में गोल गोल घूम भी रहा है। तो लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन जब दोनों होती है तो उसको क्या कहते हैं भैया, हेलिकल पाथ कहते हैं उससे। ठीक है भैया। तो सो लीनियर पाथ प्लस
सर्कुलर पाथ मिलकर क्या बनेगा, हेलिकल पाथ। लीनियर पाथ, सर्कुलर पाथ दोनों मिलकर बन जाएंगे भैया आपके हेलिकल पाथ। क्या बन जाएंगे, ठीक है भैया, ये हो गया। अब देखिए यहां पर समझ में आ गया नहीं यार, गोल गोल कौन घुमा रहा है, वी साइन थीटा, आगे कौन बढ़ा रहा है, वी कॉस थीटा। दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो नेट पाथ क्या जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए भैया, यहां से एक टर्न से लेकर दूसरी टर्न के बीच का जो सेपरेशन होता है इसको कहते हैं पिच। क्या कहते हैं इसे, PITCH, पिच। पिच भी निकालने के लिए आता है, ठीक है। चलो आपको पता भी है सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं इसे, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा ऐसे लगेगा, सेंटर की तरफ ना इसके, इसकी जो डायरेक्शन रहेगी, खैर वो चित्र अलग से बना है। बाकी दिस फोर्स एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो एफ एक्ट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। कहां लग रहा है भैया, पाथ। सो एफ इक्वल्स में क्या होगा, एफ किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के। एफ क्या होगा भैया, एम वी, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है भैया, एम कौन से, देखिए आपको यहां पर देखिए फोर्स आपका, सॉरी यहां पर कौन सा फोर्स दे रहा है उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, BQV साइन, यहां पे पूरा लेना है, क्यों, क्योंकि यहां पर एंगल कितना है भैया, थीटा है। अगर 90 होता तो केवल BQV होता, लेकिन यहां पर थीटा है तो इसलिए BQV साइन थीटा पूरा होगा। अच्छा ये किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होगा, मास किस वेलोसिटी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, किसकी वजह से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, V साइन थीटा। क्या आएगा, का अपॉन में आर, आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये जो सर्कल में घूम रहा है उसकी रेडियस है, ठीक है भैया। तो आप देखोगे ये V साइन थीटा इससे क्या हुआ, कैंसिल हो गया। मैं थोड़ी तो शर्म कर ले, मैं जाम तार दो तेरा, मैं ध्यान रखिए, अभी मूड खराब हो गया मेरा। इतनी शर्म नहीं है तेरे को एक पैसे की भी, सुअर जैसा शरीर हो गया लेकिन दिमाग है वही कुत्ते जैसा, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, आर इक्वल्स में क्या होगा बेटा, यहां पे देखिए आर इक्वल्स टू में, ये आर इक्वल्स में क्या होगा, यहां पे आर इक्वल्स टू में हो जाएगा आपका MV साइन थीटा अपॉन में BQ। इस केस में अगर आपको रेडियस निकालनी है तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है बेटा, गेट बैठ दे बेटा, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो लड़की। और आपको वेलोसिटी निकालनी है, चलो रेडियस के लिए ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अच्छा यहां पर देखिए अगर मैं यहीं पे केस ले लूं, इफ थीटा इक्वल्स टू में 0 डिग्री, यानी मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू वेलोसिटी, तो क्या वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। मैंने कहा अगर थीटा 0 यानी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों पैरेलल है तो क्या वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फोर्स वही वेलोसिटी प्रोवाइड कर सकती है जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ये क्या है, पैरेलल है, और जब ये पैरेलल रहेगी तो मैग्नेटिक फोर्स आएगा नहीं, और मैग्नेटिक फोर्स ही क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा नहीं, और जब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं आएगा तो सर्कुलर मोशन नहीं होगी। तो यहां पर ये ध्यान रखना भैया, रेडियस क्या होगी भैया, 0, क्या आएगी, सर्कुलर मोशन परफॉर्म ही नहीं करेगा, ठीक है। चलो अगला केस समझा, इफ थीटा इक्वल्स टू में, अगला क्या है, टाइम पीरियड। क्या आ रहा है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड याद है ना, कैपिटल टी। ये होता था डिस्टेंस ऑफ सर्कुलर पाथ अपॉन में वेलोसिटी इन सर्कुलर पाथ। अच्छा सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस कैसे निकलता है, उसके सरकमफेरेंस से, किससे निकलता है, तो सरकमफेरेंस होगा 2πr, और किस वेलोसिटी से सर्कल सर्कल में घूम रहा है, V साइन थीटा से, किससे घूम रहा है। और ये 2πr की वैल्यू आपने देखा होगा पीछे निकाली मैंने, क्या निकाली भैया, MV साइन थीटा अपॉन में MV साइन थीटा अपॉन में BQ अपॉन में V साइन थीटा। V साइन थीटा से V साइन थीटा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो टाइम पीरियड आप देखोगे वही आ रहा है जो पहले आया था,
यानी टाइम पीरियड भैया देखिए, आप 0 डिग्री के एंगल पर छोड़ो, 90 डिग्री, किसी भी एंगल पर छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी एंगल पर छोड़ दो, सर्कल का टाइम पीरियड वही रहेगा। इसका मतलब टाइम पीरियड ना तो सर्कल के साइज पे डिपेंड करता है, ना ही आपके फेंके गए एंगल पे डिपेंड करता है। अगर चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो किसी भी तरह के एंगल पर या किसी भी रेडियस में टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, सेम आनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल्स में 1 बाय में क्या होता है टी, इसको उल्टा कर दीजिए, बी क्यू 2 पाई एम हो गया, ठीक है। तुम दोनों ने निर्लज्जता की चरम सीमा को छू लिया है क्या? उस बोल तो तेरे से रहा ना, तुम मुंह पे घुसंड मार उसके, क्यों बोलेगा? अब तुम दोनों अपने माँ बाप की शक्ल नहीं देखते क्या? अच्छा, मेरी बात तो सुन रहा है। ओए, अब आते भैया ओमेगा निकाल रहे हैं। ओमेगा क्या होगा बेटा? 2 पाई एफ, बोला हाँ। 2 पाई एफ, 2 पाई एफ की वैल्यू क्या रखी बेटा? बी क्यू अपॉन में 2 पाई एम, 2 पाई से 2 पाई, तो भैया ये क्या आ गया, बी क्यू अपॉन में एम, यानी ये आ गया भैया, वो तो ओमेगा वही आ रहा है, चाहे 90 डिग्री पे छोड़ो चाहे 0 डिग्री पे छोड़ो, ये है। अगले आता भैया क्या निकालते मैंने बेटा? काइनेटिक एनर्जी क्या निकालता? तो क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर, बेटा देखिए हाफ एम, अच्छा वी क्या होगा, वी साइन थीटा का होल स्क्वायर, हाँ, हाफ एम वी साइन थीटा की अगर मैं वैल्यू देखूं, हाँ रुक जाओ, वी देखिए यहां से अगर आप वी साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे, यहां से देखो, तो वी साइन थीटा इक्वल्स में क्या आएगा आपका, बी क्यू आर बाय में एम, हम ये देख रहे हैं भैया। अरे यार, तो ये आएगा हाफ एम बी क्यू आर अपॉन में एम, तो ये आएगा हाफ पास बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में एम से एम कट मर गया, तो बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 2m, ये काइनेटिक आई, काइनेटिक इक्वल्स में क्या होगा भैया, आर स्क्वायर के, यानी इसका मतलब यह हो गया कि हमारे फेंके गए एंगल पर भी डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। फेंके गए एंगल पर काइनेटिक नहीं डिपेंड, वो किस पे डिपेंड कर रही है, केवल रेडियस पे। किसकी रेडियस पे? सर्कुलर पाथ की रेडियस पर। जितनी बड़ी रेडियस उतनी ज्यादा वेलोसिटी, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, जितनी छोटी रेडियस उतनी कम वेलोसिटी, उतनी कम काइनेटिक एनर्जी। आपका एक टॉपिक हुआ करता था पहले, साइक्लोट्रॉन, इसी के ऊपर बेस्ड था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पहले वही आता था, लेकिन अब वो नहीं है तो ये आएंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं इसके, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ज्यादा कंसेप्ट यूज होता है, क्वेश्चन कराऊंगा मैं, अब अभी तो नहीं कराऊंगा क्योंकि पहले इस चैप्टर को फिनिश करना मुझे, 2 क्लास में फिनिश हो जाएगा अब चैप्टर। मेरी बात सुनिए, तो साइक्लोट्रॉन में हम क्या करते थे कि चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट कराते थे, एक्सिलरेट कराने का मतलब उसकी स्पीड को बढ़ाते थे। बढ़ाते कैसे थे? बिल्कुल यही कंसेप्ट यूज करके कि एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा जाता था और लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू उसे धकेला जाता था। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रहती है, देखिए सुन लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल धकेलने का काम करती थी, धकेल करके उसकी वेलोसिटी को बढ़ाती थी, लेकिन वो चार्ज पार्टिकल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का क्या था, परपेंडिकुलर रहता था। तो परपेंडिकुलर रहने की उसका पाथ कैसे होता था, सर्कुलर, और लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड उसको धकेलती थी। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसका ऑर्बिट भी क्या होगा, बड़ा होता चला जाएगा। और एक ऐसी कंडीशन आती थी जब उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती थी, तो उस कंडीशन में उस चार्ज पार्टिकल का इस्तेमाल किसी बॉम्बार्डमेंट में किया जाता था। बॉम्बार्डमेंट होता है कि किसी भी चीज को इनिशिएट करना, न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह को इनिशिएट करने के लिए हम माचिस जला करके नहीं करते, एटम बम जल जाए, नहीं, उसमें बॉम्बार्डमेंट की जाती है। और बॉम्बार्डमेंट हमेशा आयंस की जाती है, ठीक है। आयन को बहुत हाई वेलोसिटी से घुमाया जाता है और आयन जाकर टकराता है, तो वहां पे न्यूक्लियस क्या होती है, भारी हो जाती है। और जब न्यूक्लियस भारी हो जाती है तो वहां पर न्यूक्लियर फिजन नाम की एक रिएक्शन होती है और न्यूक्लियस टूट जाती है और एनर्जी रिलीज होती है, और उसी एनर्जी का इस्तेमाल क्या होता है, इनिशिएट करने में, ठीक है। माचिस जला करके आप एटम बम थोड़ी ना फोड़ते हो,
कि तो जाके अब पाकिस्तान वालों को एटम बम का कंसेप्ट नहीं मालूम है, लेकिन इंडिया का कंसेप्ट यही है कि आप माचिस जला करके नहीं जला सकते, पटाखा नहीं हो कोई है। चलो भैया, तो ये हो गया। अच्छा यहां पर मैंने एक, हाँ, भाई प्लीज बोलिए भाई। यहां पर मैंने एक टर्म का यूज इस्तेमाल किया, पिच। क्या भैया? पिच। पिच है भैया एक्स के लॉन्ग का डिस्टेंस एक साइकिल में। देखिए आपको पता है यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम कहते हैं एक साइकिल, वन साइकिल। अगर यहां का टाइम 0 होगा तो यहां का टाइम मुझे क्या लेना पड़ेगा? कैपिटल टी। क्या लेना पड़ेगा? तो इसे एक साइकिल कहते हैं। ठीक है, एक साइकिल का मतलब होता है कि 360 डिग्री का एंगल बना दे घूम करके। तो ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे घूमता हुआ यहां पर आ गया, बन गया तो 360 डिग्री का एंगल। और जैसे ही 360 डिग्री का एंगल बनता है तो हम कहते हैं भैया एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। और अगर यहां पर टाइम 0 है तो यहां के एक साइकिल का टाइम को हम लिखते हैं कैपिटल टी। क्या लिखते हैं? कैपिटल टी लिखते हैं। ठीक है, तो भैया यहां पर पिच निकालना मुझे, तो मैं पिच वहां पे पीछे नहीं निकाल रहा। बाद में मत बोले मेरे को दिव्या तेरे को समझ में नहीं आया, फिर ये नहीं आया, मुंह बनाती है 4 रकम का। फिर यहां पर टाइम क्या भैया? 0। और यहां पर एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी, तो यहां पर टाइम क्या हो गया? टी। यहां पर टाइम क्या हो गया? टी। अच्छा आपको पता है यहां से इधर आने में कितनी वेलोसिटी लगी है? ऐसे चलने में, एक्स के लॉन्ग चलने में कितनी वेलोसिटी लगी है? वी कॉस थीटा। एक्स के लॉन्ग जो वेलोसिटी है, अच्छा यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा? कैपिटल टी। क्या लगा? मुझे यहां से यहां तक का टाइम पता है, मुझे यहां से यहां तक की वेलोसिटी पता है। वेलोसिटी यहां पे लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा। वेलोसिटी में यहां पे लिख देता हूं, ये क्या है भैया? वी कॉस थीटा। मतलब ए से बी तक की दूरी को मैं पिच कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? और पिच के लिए जो टाइम है वो कैपिटल टी है, और जो वेलोसिटी है वो क्या है? वी कॉस थीटा है। तो भैया पिच निकालने के लिए यहां पर मैं इधर लिख रहा हूं पिच। पिच एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। और बेटा डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड चबा इनटू में टाइम अपॉन में टाइम। ठीक है, तो स्पीड कितनी है भैया एक्स के लॉन्ग? वी कॉस थीटा। और टाइम कितना लगेगा भैया? तो आपको याद है पीछे निकाला मैंने टाइम। क्या निकाला? टाइम। कहां गए भाई टाइम? ये रहा टाइम, कहां गए भाई? ये रहा 2 पाई एम अपॉन में बी क्यू। तो हमने यहां पे दिया 2 पाई एम अपॉन में बी क्यू। अब मैं आपसे पूछूंगा भाई पिच, एक क्वेश्चन आ रहा है, 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपॉन में बी क्यू। ये पिच का फॉर्मूला है, जेई में क्वेश्चन आता है सीधा सीधा। पिछली बार कह रहा है भैया अगर पार्टिकल 90 डिग्री से एंट्री मार रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर पिच क्या है? जब पार्टिकल आगे भी बढ़ता है और गोल गोल घूमता है तब आती है पिच। पिच कब आती है? जब पार्टिकल गोल भी घूमता है। गोल किसकी वजह से घूमता है? वी साइन थीटा की वजह से। और आगे किसकी वजह से बढ़ता है? तो मैं पिच की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? पिच एक्स के लॉन्ग का डिस्टेंस है, जब पार्टिकल गोल गोल घूमता है आगे बढ़ता है। मैंने बोला अगर पार्टिकल 90 डिग्री से, वंश तू बताएगा, अगर पार्टिकल 90 डिग्री से एंट्री मार रहा है तो पिच की वैल्यू क्या होगी? हाँ, मामला देख करके मत बताओ। कॉस 90 रखोगे 0 आएगा, पिच की वैल्यू 0 आएगी। लेकिन आपको पता है जब पार्टिकल 90 डिग्री से एंट्री मारेगा, दिमाग सोचो, तो उसका पाथ परफेक्टली सर्कुलर रहेगा। वो कोई और मोशन नहीं करेगा, केवल सर्कुलर मोशन करेगा। और सर्कुलर मोशन में कोई पिच नहीं बनती है। पिच जब ही बनेगी जब वो सर्कुलर भी करे और लीनियर भी करे। समझ गए? तो परपेंडिकुलर एंट्री मारने से पिच की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। लेकिन तब पिच की वैल्यू परपेंडिकुलर 60 डिग्री के एंगल पे पूछी गई थी, तो पिच किसी को पता ही नहीं होता, तो इसलिए निकल नहीं पाता। अपने को पता है भैया पिच ये है, यहां से निकलना है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं भैया। हाँ, 90 में पिच नहीं होगा, 0 होगा पिच। नहीं, अब अगर 90 डिग्री पे एंट्री मारेगा पार्टिकल तो उसके पास वी कॉस थीटा नहीं होगा, केवल वी ही रहेगा। नहीं, साइन थीटा नहीं रहेगा, केवल वी रहेगा। और वी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा। और मैंने परसों बताया था अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो जो फोर्स लगता है वो सेंटर की तरफ लगता है और उसको केवल गोल गोल घुमाता है। अगर आपको परसों की पहली क्लास याद है, फर्स्ट केस, तो परफेक्टली सर्कुलर रहता है उसका पाथ। पीछे देख ले बड़ी। ठीक है, अब ये टॉपिक फिनिश हो गया। ठीक है, अगला टॉपिक आ रहा है
ठीक है, क्वेश्चन में अब इसके फाइनल होने पर बात ही कराऊंगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा इस हफ्ते में। तो भैया टॉपिक का नाम है एक करंट। देखिए हमने चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स पढ़ लिया, क्या था, बी क्यू वी साइन थीटा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और इस वाले टॉपिक में जो मैं कराने जा रहा हूं उसमें भी इसका इस्तेमाल होगा। मैं बहुत इजी तरीके से कराऊंगा, आपको याद रहेगा, बस ध्यान समझना, ठीक है। टॉपिक का नाम है एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्या है, और वो रखा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कहां रखा है, ठीक है। तो उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, और लगेगा तो कितना लगेगा, और लगेगा तो क्यों लगेगा। चलो आपको बताता हूं। जब मैं कंडक्टर की बात करता हूं और करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करता हूं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसके अंदर। करंट की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से क्या आता है, करंट। और करंट जहां पर होता है वहां पर क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड। रखा कहां पर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। वो खुद भी क्या क्रिएट कर रहा है, जब दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के इंटरेक्शन में आती है तो वो एक दूसरे पे क्या लगाती है, फोर्स। जो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी वही फोर्स क्या लगता है, उस कंडक्टर के ऊपर भी लगता है। समझ गए। तो ये टॉपिक का नाम है हमारा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। टाइम बता देना मुझे, 5:45 पे रोक दूंगा कॉपी करने के लिए, ठीक है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग, पहले बताता ना भैया, सुन लो। संडे को टेस्ट होगा, 1 2 3 चैप्टर का दोबारा से। मैं क्या वानी, जो बोल दिया। 1 2 3, एक रिवीजन क्लास रखूंगा चैप्टर नंबर 1 की, एक रिवीजन क्लास रखूंगा चैप्टर नंबर 2 की। जिसको दोनों लेना है वो दोनों में आएगा। तीसरा चैप्टर का रिवीजन नहीं करा रहा मैं, क्योंकि वो आसान चैप्टर है एज कंपेयर टू फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फिर भी डाउट होगा तो मेरे से इंडिविजुअली पूछ लेना, लेकिन संडे का टेस्ट कोई मिस नहीं करेगा इस बार। और पिछली बार भैया मैंने कुछ नहीं बोला, मैं पता कितने बच्चे आए थे, शर्म आएगी आपको सुन करके, मात्र 5 बच्चे आए थे टेस्ट देने के लिए। आपको मर जाना चाहिए डूब करके कि मैं पूरा 1.5 घंटा बैठा था और आप में से कोई बच्चा नहीं आया। पूछो, यहां पे बैठा हुआ था, और मैंने उन बच्चों का 5 बच्चों का आराम से बैठकर टेस्ट लिया, और अगले दिन टेस्ट चेक करके दिया था, अगले दिन ही, ठीक है। तो अगर आपके अंदर जरा सा भी शर्म होगी, जरा सी भी, अपने माँ बाप का थोड़ा सा भी सम्मान करते हो, तो टेस्ट देने आना ईमानदारी के साथ। रिवीजन अगर आपको नहीं आता तो रिवीजन क्लास अटेंड करना। देखिए भैया, मुझे ना, मेरे पास बच्चे कम है, इस बार कम है, वो आपको पता है 12th में क्यों कम है आप जानते हो। लेकिन भैया मेरे को कोई शर्म नहीं आएगी कि मैं किसी को लात मार के यहां से भगा दूं केवल इसलिए कि उन्होंने टेस्ट नहीं दिया। अब भगवान की कसम मैं यही करने वाला हूं, वीडियो तक बनाऊंगा, चाहे मेरे को पुलिस पकड़ के ले जाए, कुत्ते की तरह मारूंगा उसको मैं। मुकुंदपुर वाले सेंटर पूछना, केशव नाम का एक लड़का था, कुत्ता बना दिया मैंने उसको मार मार के। बना दूंगा तो देख तो लियो भाई। देखो नहीं, रिजल्ट रिजल्ट मेरा आना चाहिए, क्योंकि हर बार आता है, मैं फेक रिजल्ट कभी लगाता नहीं हूं। दूसरी बात यह है कि रिजल्ट इस बार भी आएगा, रिजल्ट मैं इस बार भी निकालूंगा, ठीक है। लेकिन इतने बच्चों से निकालूंगा, उसके लिए मुझे लात घुसंड ज्यादा करने पड़ेंगे, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो भैया जिसको नहीं पढ़ना होगा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पे 11 के बच्चे हो चुके हैं, 70 हो गए, फर्स्ट टर्म पार होते होते हो जाएंगे। 12वीं का, 11वीं का पिट रखा है एक बारी भाई मेरे से। ये इसकी भी सुन ले, इसकी भी सुन ले। ये घर पे सो रहा था, 4:30 तक सोता रह गया, 4 बजे से क्लास स्टार्ट की। कॉल गई है, भाग के आया, पूछिए। खौफ, वो तेरे अंदर डालना पड़ेगा, तेरी जबान बहुत चलती है। अभी रुक जा, अभी थोड़ा, अभी मामला खराब है, खौफ तेरे अंदर आएगा, वक्त है। हेलो हेलो, ठीक है भैया। फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर, ध्यान दीजिए भैया। ये कंडक्टर है भाई, प्लीज बोले नहीं कोई भी, प्लीज। इसमें एक कंसेप्ट यूज हुआ है, एन क्या होता है आपको याद है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम।
एन क्या है? ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओए सेक्शन ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर हमें प्रोवाइड किया गया उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि करंट के लिए हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं, सरफेस एरिया से मुझे कोई काम नहीं होता, मुझे काम होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ठीक है। और एल क्या है? लेंथ ऑफ, अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा भी याद होगा, तो एन फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या है? किसमें? 1 मीटर क्यूब में। कितने? 2 मीटर क्यूब में, कितने में? 2N। 3 मीटर क्यूब में। अच्छा, इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इस कंडक्टर की लेंथ क्या है? एल है, तो इस कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी? ए इंटू में एल। किसको किसको याद है? यही है। और टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कितने होंगे भैया? एलन याद होगा आपको? याद है एलन? एक कंडक्टर, इसका एरिया ए है, लेंथ एल है, और एन क्या है? 1 मीटर क्यूब के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है। वो कौन इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा होते हैं, हम उन इलेक्ट्रॉन की बात करें जो फ्री है। फ्री मतलब जो चल सकते हैं, ठीक है। तो उन इलेक्ट्रॉन की कुल नंबर कितना है? एलन क्या है? एलन। हो गया? अब देखिए भैया ये, भाई प्लीज ओए, इसको मैंने जोड़ दिया एक बैटरी से। किससे जोड़ दिया? बैटरी से, ठीक है। जैसे ही मैंने इस कंडक्टर को बैटरी से जोड़ा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे तो क्या आ गया? करंट आ गया। करंट आ गया तो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये रही मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा देखिए, करंट राइट में जा रहा है, कहां जा रहा है? तो इलेक्ट्रॉन कहां चल रहा होगा? लेफ्ट में। कहां चल रहा होगा? लेफ्ट में। अब मैं जिससे पूछूंगा ये जवाब देगा, और जो जवाब नहीं दे पाएगा यहीं पे पेलूंगा उसको धर के। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में जा रहा है, कहां जा रहा है? कितनी वेलोसिटी जा रहा है? पता ही नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। कितने से? जब इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करता हूं, यानी बैटरी अप्लाई करता हूं, तो जब करंट आता है, करंट जैसे ही आता है तो इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से आता है। जो इलेक्ट्रॉन चल रहा होता है उस वक्त की जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं भैया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसको ड्रिफ्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। उस हर वेलोसिटी का नाम ड्रिफ्ट होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगी? अपोजिट होगी, ठीक है भैया। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है कितनी वेलोसिटी से? ये एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अच्छा ये क्या है? ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है ये? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस कंडक्टर की लेंथ आपको पता ही है भैया क्या है? बोलिए और भाई प्लीज। इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है आपकी? एल है, ठीक है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा, कितना है? ए, ठीक है। तू बता बेटा क्या नाम है इसका? हाँ, हाँ आप बताइए जरा। बहुत प्यारा बच्चा तू। फोर्स एक्सपीरियंस, फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन जिसको मैंने चित्रित किया हुआ है यहां पर, चित्रित, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? मैं स्मॉल एफ से लिख रहा हूं क्योंकि आपको आगे पता दिया मैं स्मॉल एफ से क्यों लिख रहा हूं। कितना फोर्स लग रहा है भाई? क्या होगी फोर्स की वैल्यू? ई, ई कहाँ है यहां पर? तो ई तो ही ना, और क्यू क्या है? तो ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ई क्यू क्या होता है? ए फोर्स। फिर
फोर्स यहां पर होगा वही फोर्स होगा जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए चलते हुए इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रहा है, कितनी वेलोसिटी से, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा बी क्यू वी साइन थीटा। यदि मैं सारी वैल्यूज को डालूं तो मैग्नेटिक फील्ड तो भी क्यू क्या है भैया, ई के बराबर है, और वी क्या है भैया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर है। तो सारी वैल्यूज को रखूंगा तो क्या आएगा, बी ई वी डी साइन थीटा। ये इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। आपको पता है एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके ऊपर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं एलन। तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लग रहा है, तो टोटल फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर। अच्छा, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, लेकिन कंडक्टर का फोर्स बोलो, क्योंकि कंडक्टर है कहां, इलेक्ट्रॉन है कहां पे, कंडक्टर पे। तो जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा वही कहां लगेगा, कंडक्टर पे। गाड़ी में आप बैठे हो, गाड़ी को ढकेलो या आपको अंदर ढकेलो, एक ही बात है, अगर गाड़ी के साथ आप फिक्स हो, ठीक है, समझ गए। चलो, तो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर, तो भैया मैंने मान लिया एफ है, एफ की वैल्यू कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंटू में एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स। फ्री इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, एल एन कितने हैं, और एक इलेक्ट्रॉन में कितना फोर्स लगेगा, बी ई बी डी साइन थीटा। चलो इसको अरेंज करते हैं, क्या हो भैया, वी, अच्छा अभी देखो, बी, ठीक है, वी डी ई एन ए आई एल साइन थीटा। ये अरेंज कर दिया मैंने इसको। क्यों अरेंज किया, क्योंकि हम जानते हैं भैया वीना क्या होता है, करंट होता है, क्या होता है, याद है, करंट इक्वल्स टू वीना। तो भैया थर्ड चैप्टर में था, तो बी आई एल साइन थीटा, ये फॉर्मूला बन गया एक कंडक्टर जो कि करंट है उसके ऊपर लगने वाला कुल मैग्नेटिक फोर्स होगा। बी क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आई क्या है, करंट किसके ऊपर, कंडक्टर के ऊपर, एल क्या है उसकी, और थीटा किसके बीच का एंगल है, तो कंडक्टर और, देखिए वैसे तो यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आपको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में दिख रहा होगा, लेकिन आपको बता दूं लेंथ और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच का भी वही एंगल होगा जो ये वाला एंगल है, ठीक है। तो आप कह सकते हो, ठीक है, ठीक है, यहां पर अगर बता दूं तो भी क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आई क्या है, करंट, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, थीटा क्या है, एंगल इन बिटवीन, एंगल इन बिटवीन, भाई प्लीज बोलिए नहीं, लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा 0 डिग्री पर रख दूं तो फोर्स कितना लगेगा बताइए प्रिया, 0 डिग्री पर अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को इसी डायरेक्शन में रख दूं तो क्या लगेगा, जीरो फोर्स लगेगा। पता क्यों, क्योंकि भैया 0 डिग्री पे रखने वाले पर इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, इसके पैरेलल रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। जब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो बाकी और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी फोर्स, इसके ऊपर कंडक्टर के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। समझिए भैया, डायरेक्शन कैन बी गिवन, हर फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से दी जाती है। तो डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, याद है ना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड, फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मतलब करंट, ठीक है भैया। तो इससे आप दोगे डायरेक्शन, ठीक है भैया। तो फटाफट कॉपी कर लीजिए, ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत ऑनलाइन वाले ना कॉपी कर, नजर कॉपी कीजिएगा ना, हाँ नहीं मेरे को लगा जा रहा है, हो गया आ रहे हैं।